हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के कृतिका बुक से चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। भारतवासी विदेशियों के स्वागत के लिए इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने देश के नुकसान का भी ख्याल नहीं करते। अंत में नाक न मिलने पर जीवित नाक लगाना भारत की इसी मानसिकता का सूचक है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? इसका उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या ड्रेस पहनेंगी। उनके सूट का रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था, जिस पर करीब 450 पाउंड का खर्चा आया था। अतः इतने महंगे सूट को सिलने की परेशानी होना दर्जी के लिए स्वाभाविक था। सूट खराब होने पर रानी के नाराज होने का भय भी दर्जी को था। हम दर्जी की परेशानी को तर्कसंगत ठहराएंगे क्योंकि उसके ऊपर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। अगला प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? तो आप लोग इसका आंसर पॉइंट में देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के हिंदुस्तान पधारने पर दिल्ली की देखते ही देखते काया पलट करने के लिए निम्नलिखित तैयारियां की जा रही थी। सड़कों की धूल को साफ किया गया। सड़कों के किनारे हरे भरे वृक्ष लगाए गए। सड़कों, ऐतिहासिक इमारतों तथा सरकारी भवनों पर रोशनी का इंतजाम किया जा रहा था। और क्या किया जा रहा था कि पालम के हवाई अड्डे पर रानी के स्वागत की तैयारी की गई थी। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने का इंतजाम किया जा रहा था। जॉर्ज पंचम की लाट को नहलाया धुलाया गया तथा पास के तालाब को स्वच्छ पानी से भरा गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसका उत्तर है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन करना असंगत प्रतीत होता है। पत्रकारिता का ध्यान देश की तरक्की संबंधी बातों एवं समस्याओं की ओर होना चाहिए, ना कि चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान की। उनके पहनावे और खान पान से आम जनता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह उनकी पहुंच के बाहर है। ऐसी पत्रकारिता किसी भी प्रकार का संदेश नहीं देती, बल्कि समाज के लोगों को गुमराह करती है। अगला प्रश्न है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इसका उत्तर है, ऐसे पत्रकारिता समाज में विशेषकर युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। युवा पीढ़ी चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को अपना आदर्श मान बैठती है और अन्य जरूरी बातों से उनका ध्यान हट जाता है। यह प्रवृत्ति उसके विकास को अवरुद्ध करती है। ऐसी पत्रकारिता किसी भी प्रकार का संदेश नहीं देती, बल्कि समाज के लोगों को गुमराह करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए।
मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफ़ी तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी। उसमें वह असफल रहा। उसने देश के नेताओं की मूर्तियों से नाक हटाकर जॉर्ज की मूर्ति पर नाक लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया, पर उनकी नाकें भी बड़ी निकली। अंत में उसने जिंदा आदमी की नाक लगाने का यत्न किया और ऐसा बताया गया कि वह इसमें सफल हो गया। छठा प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। इसका उत्तर देखिए। पाठ में मौजूदा व्यवस्था पर ऐसी करारी चोट करने वाले कथन निम्नलिखित हैं। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। दिल्ली में सब था किंतु नाक नहीं थी। अगला है, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। अगला है, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अगला प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की घोतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में उभर कर सामने आती है। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक भी इसी व्यंग्य की ओर संकेत करता है। जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाए जाने या ना लगाए जाने पर कई आंदोलनों का जिक्र इसी व्यंग्य की ओर संकेत करता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के स्वागत में लाट पर नाक न होने पर उत्पन्न परेशानी तथा उस नाक के नाप की खोज आदि द्वारा लाट की नाक के माध्यम से भारत की नाक का प्रश्न जोड़ा गया है। अगर नाक होगी तभी भारत की नाक बचेगी। यह व्यंग्य किया गया है। 40 करोड़ की जनता में से किसी एक की जिंदा नाक लाट पर लगाकर महारानी का मान सम्मान करना और जिंदा व्यक्ति की नाक काटना अनुचित है। अतः शुरू से अंत तक नाक का प्रश्न मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक बन जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? इसका उत्तर देखिए। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक यह संकेत करना चाहता है कि भारत का मान सम्मान मर्यादा अंग्रेजों से बढ़कर है। यहाँ पर नाक प्रतिष्ठा का सूचक है। बच्चे की प्रतिष्ठा भी जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से बढ़कर है। भारत के बच्चे की नाक का फिट ना बैठना बच्चे का सम्मान जॉर्ज पंचम के सम्मान से बढ़कर होना दर्शाता है। हमारे देश में उस व्यक्ति की नाक ऊंची होती है, अर्थात सम्मान का हकदार बनता है जो देश के लिए त्याग बलिदान करता है। भारत का बच्चा बच्चा देश के लिए शहीद हो सकता है, अतः देश की रक्षा भारत के सामने सर्वप्रथम है। अगला प्रश्न है, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अगला देखते हैं, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक ने नाक न होने को एक मुसीबत माना है। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के अवसर पर नई दिल्ली को दिखावटी रूप से सजाया गया था, पर जॉर्ज पंचम की नाक का प्रबंध करना
अत्यंत मुश्किल कार्य था। जॉर्ज पंचम की लाट ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक थी। उससे नाक का गायब होना ब्रिटिश सत्ता की नाक कट जाने के बराबर थी। अतः स्वागत में सम्मान के स्थान पर अपमान का होना दिल्ली में कुछ न होने को दर्शा रहा था। 11वां और अंतिम प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन सभी शोक संतप्त थे। वे निर्जीव के लिए किसी सजीव के बलिदान को अनीतिकर मान रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सभी की नाक कट गई है। अतः सभी अखबार चुप थे। वे इस अमानवीय कृत्य का वर्णन कैसे करें, वे यह समझ नहीं पा रहे थे। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।